हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी, द अर्थ्स पेंडेमोनियम। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेव्स क्या होती है, वेव्स कैसे आती है, ये भी बताया था आपको। अब वेव्स कैसे आती है ये बताया था, और उसी के साथ साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये बताई थी कि वही वेव्स जब लार्ज स्केल पे लार्ज इंटेंसिटी के कारण आती है तो वो बड़ी बड़ी वेव्स का रूप ले सकती है, और उस बड़ी वेव से भी बुरा क्या हो सकता है? सुनामी हो सकती है। ठीक है, अब हम वही पढ़ने वाले कि सुनामी आई थी तो कब आई थी। देखो, सुनामी तो वैसे बहुत आई थी। हमारी केस स्टडी में क्या है? हमारी केस स्टडी में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जापान में भी सुनामी आई और बहुत डिस्ट्रक्टिव आई थी। तो ऐसी बहुत सारी नोटेड सुनामीज आ चुकी हैं अभी तक वर्ल्ड में, जिन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है। ठीक, अभी हमारे एग्जाम्पल में हमारी बुक में क्या दिया हमें? 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी, मतलब इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुई थी, और जिसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या रहा था, कहां हुआ था, वो सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम। सो लेट्स बिगिन। सुनामी, द अर्थ्स पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या होता है? तो ये जो शब्द है, ये शब्द लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। पेंडेमोनियम का मतलब ये होता है कि ऑल इविल स्पिरिट, तो मतलब बुरे से जुड़ा हुआ है। और लिटरल मीनिंग देखिए अगर इंग्लिश में, तो उसका मतलब ये होता है कि पेंडेमोनियम इज रेफर टू ए स्टेट ऑफ अनइवननेस, ट्रबलनेस। ठीक है, जब कुछ सही ना हो या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो तो उसे पेंडेमोनियम कहा जाता है। तो उस सेंस में कहा गया है कि अर्थ ने जब डिस्ट्रक्शन मचाया, ऐसे बोलते हैं ना, पृथ्वी का क्या है वो है, ये एक तरह से गुस्सा है। ठीक, तो सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम, ये देखते हैं हम। तो सुनामी ऑफ 2004 इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी तो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहां था, मतलब एपिसेंटर कहां था इसका, वो देखते हैं। देखो क्यों आई थी। तो द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक विथ एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा क्या है? तो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का एक जो आइलैंड है ये है सुमात्रा। तो सुमात्रा आइलैंड की जो वेस्टर्न मार्जिन है, ठीक है, यहां पे वेस्टर्न मार्जिन हो गई। आया समझ में यहां तक? यहां पे क्या बताया गया है कि 2004 में जो सुनामी आई उसके पीछे कारण किसका था? उसके पीछे कारण था अर्थक्वेक का। ठीक है, अब आप बोलोगे अर्थक्वेक से सुनामी? जी हां, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक से सुनामी आ सकती है, और आई है। कैसे आई है? तो ये देखो, ठीक है, ये हो गया ओशियन। अब ये हो गया ओशियन, यहां पे मान लो अर्थक्वेक आया, ये जमीन है ना ओशियन में। आप जैसे यहां पे खड़े हो जाओगे पानी के अंदर, मतलब डाइव मारोगे, तो डाइव मार के कहीं तो जमीन में टकराओगे, ऐसे थोड़ी ना कि नीचे नीचे चले ही जाओगे पाताल लोक में, वो नहीं होता है। तो ये जो जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, तो यहां पे क्या होता है, ये वाली जमीन यहां की जमीन है, मतलब सुमात्रा आइलैंड के एकदम वेस्टर्न मार्जिन पे। यहां पे क्या होता है, 2004 में अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। ठीक, अर्थक्वेक यहां आता है। अब यहां पे जब अर्थक्वेक आया तो सपोज मान लीजिए कि ये दो बॉर्डर्स थी, ठीक है, अब यहां अर्थक्वेक आया तो क्या होगा कि जब यहां पे ट्रिमर्स बनेंगे, ट्रिमर्स मतलब क्या है कि जब यहां पे भूकंप सी स्थिति के कारण चीजें हिलेगी, तो अब जब चीजें हिलेगी यहां पे, ठीक है, ये जमीन जब यहां पे हिलने वाली है तो जमीन जैसे ही वाइब्रेट करेगी, तो उस वाइब्रेशन के चलते क्या होगा कि यहां पे जितना भी पानी है, ये पूरा पानी भी वाइब्रेट करेगा। पानी भी वाइब्रेट करेगा तो उसका इंपैक्ट ऊपर देखने को मिलेगा कि ऊपर यहां पे वाइब्रेशन ऐसे उठेंगे, तो ये पूरा वाटर जो है वो वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब पानी ऊपर की तरफ उठा, और अब क्या हो रहा है, विंड्स जो है, तो विंड्स तो चल रही हैं, ठीक है, विंड्स पहले छोटी वेव्स बनाती थी, अब विंड्स और बड़ी वेव्स बनाएंगी। तो बड़ी वेव्स, ठीक है, बड़ी वेव्स और बड़ी बड़ी होते होते कहां तक जाएगी ये? तो ये जो कोस्टल एरिया रहेगा, तो कोस्टल एरिया पे जाके हिट करेगी इस तरह से। तो ऐसे अर्थक्वेक से क्या आएगा? सुनामी आएगी। क्लियर है? अर्थक्वेक से इस तरह से सुनामी आई थी। तो द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक विथ एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। आई होप ये क्लियर हुआ। अब क्या होता है देखो यहां पे, तो मैंने आपको बताया कि जो सुनामी आएगी तो इस सुनामी का इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा? कोस्टल एरिया पे। कोस्टल एरिया पे, क्योंकि अब जहां तक पानी है वहां तक तो ऐसे वेव्स बना के जाती रहेगी, जहां पानी खत्म हो जाएगा तो लास्ट वेव जो बड़ी वाली रहेगी वो इस तरह से कोस्टल एरिया पे आएगी पूरी। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या है, ओरिजिनेट हुआ, तो वेव्स यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, पूरा इंडियन ओशन में वेव्स बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। ठीक, तो नीचे तो चलो अंटार्कटिका में चले गई, लेकिन अब ये सुमात्रा आइलैंड के बाद में जो नियरेस्ट लैंडमास आने वाला है, तो नियरेस्ट लैंडमास श्रीलंका आएगा, ठीक है, इधर इंडिया आएगा, ये बीच में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड आएंगे, तो ये नियरेस्ट लैंडमास आने वाले, और यहां पे सुनामी का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहां पे सुनामी क्या करेगी, हिट करने वाली है, लैंडफॉल होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुनामी का जो वेव्स उठी है बड़ी वाली, वो बड़ी वाली वेव सब जमीन पे गिरेगी। ठीक है, तो अब आगे देखो क्या होता है। तो इंडियन प्लेट वेंट अंडर दी बर्मा प्लेट। ठीक, सुनामी आई क्यों? क्योंकि जैसे
आप लोगों ने 7th क्लास में भी देखा है कि हम क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर पूरा अर्थ तैर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग प्लेट्स के टुकड़े हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग प्लेट्स है तो उसमें इंडियन प्लेट जो है, ठीक है, इंडियन लैंडमास जो है, तो इंडियन लैंडमास किसके नीचे जाता है, बर्मा प्लेट के नीचे। बर्मा प्लेट के नीचे जैसे ही जाता है तो वो अर्थक्वेक डेवलप होता है वहां से, ठीक है। एन अर्थक्वेक ऑफ 9.0 रिचर स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, बताया था, ठीक है। तो 9.0 रिचर स्केल का एक अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अर्थक्वेक ऑफ 9.0 रिचर स्केल वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर थ्रसिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन, ठीक है। अब क्या होता है, तो जैसे ही यहां पे जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के कारण क्या होता है, अब वाटर के ऊपर वाटर ने वो वाइब्रेशंस फील किए और अब वाटर किस तरफ थ्रश करने वाला है, अब वाटर जाएगा सीधे लैंडमास की तरफ, वेव्स तो उठने लगी हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट सबमर्ज्ड, ठीक है। ये जैसे ये इंडिया है ना हमारा, तो ये इंडिया का हम जैसे तो कन्याकुमारी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, लेकिन हमारे यहाँ पे आइलैंड ग्रुप भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना हमारे, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इसमें हमारा एक छोटा सा एक और आइलैंड ग्रुप था जहां पे एक लाइट हाउस था, ठीक है, दिखाते हैं आपको, देखो। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा एक लाइट हाउस था, उस लाइट हाउस का नाम था इंदिरा पॉइंट। तो क्या होता है, 2004 की सुनामी में इस इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया गया था, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आई कि हमारा पूरा का पूरा इंदिरा पॉइंट डूब गया 2004 की सुनामी में। तो इसे हम सदर्न मोस्ट टिप कंसिडर करते थे, जो कि डूब गई थी 2004 की सुनामी में। क्लियर है। मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन 1 लाख ऑफ हाउसेस। तो मोर देन 10,000 पीपल वर डिस्प्लेस्ड, डाइड। ये समस्या हुई थी, इतने सारे लोगों की जाने गई, इतना सारा नुकसान हुआ हमारा, और लाखों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, उनके घर से हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वेव्स जो आई तो जो पूरा कोस्टल एरिया था, ठीक है, वेव्स का इंपैक्ट कहां होगा, ठीक है, जो सुनामी की वेव्स आएगी तो इसका इंपैक्ट होगा कोस्टल एरिया पे, जो समुद्र से जुड़ा हुआ तट है ना, तो उस तट पे क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। फिर क्या होता है, वर्स्ट अफेक्टेड वर दी कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ, तो नेगेटिव इंपैक्ट ये जितने भी स्टेट्स हैं, तो अगर आप देखो यहां से, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। और उसके बाद में जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स थे अंडमान निकोबार, इन्होंने भी बहुत सफर किया। क्लियर है। तो उस सेंस में ये जो सुनामी रही है तो हमारे लिए क्या रहा है, एक वर्स्ट नाइटमेयर रहा है, एक बहुत बुरा सपने की तरह रहा है, जो काफी सारा डिस्ट्रक्शन करके गया इंडिया में। इंडिया के अलावा भी जैसे हम इंडियन ओशन में दूसरी कंट्रीज देखोगे, श्रीलंका ने भी बहुत ज्यादा सफर किया था, और इसके इंपैक्ट अफ्रीका तक रहे थे, ठीक है। तो अफ्रीका में भी जैसे मेडागास्कर वगैरह जो आइलैंड्स हैं, तो जैसे ये मेडागास्कर आइलैंड्स है, तो यहाँ सोमालिया जो है, तो इन पूरी जगह तक क्या हुआ था, वेव्स पहुंची थी, सुनामी वेव्स यहां तक पहुंची थी। क्लियर। ये डिस्ट्रक्शन देख सकते हो आप, तो पूरा सब कुछ उजड़ गया था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सुनामी आई, सुनामी ने इतना नुकसान किया हमारा, तो क्या हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं? प्रिडिक्ट करना कैसे? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा न्यूज चैनल वाले बताते रहते कि हाँ अब एस्ट्रॉइड आने वाला, मेट्रॉइड आने वाला है, तो वो प्रिडिक्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ ये आने वाला है। क्या हम सुनामी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के बाद में सुनामी बनी, तो जी हाँ प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनामी आने से 4 साल पहले ही बोल दोगे आपकी सुनामी आने वाली है। जैसे साइक्लोन आते हैं तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ में बहुत सारे टूल्स वगैरह, रडार वगैरह सिस्टम सब डेवलप हो गया है, तो सुनामी को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन कितना? इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 to 4 आवर नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी। 3 से 4 घंटे पहले एक नोटिस दिया जा सकता है कि हाँ सुनामी आने वाली है, तो 3 से 4 घंटे पहले नोटिस दे देते, एक पोटेंशियल सुनामी का नोटिस दे दिया जाता है कि सुनामी आएगी और इस स्केल पे आने वाली है और इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो लोग उतने में क्या है, अगर समझदार हैं लोग, तो 3 से 4 घंटे में भाग सकते हैं, सेफ जगह जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पता है हमारे नेचर में भी ऐसा एक सिस्टम है कि एलिफेंट्स जो होते हैं, तो एलिफेंट्स की जो बोन रहती है, ठीक है, उनके पैरों में जो हड्डियां रहती है, तो वो सुनामी के, अर्थक्वेक के स्पेशल मतलब वो जो ट्रिमर्स होते हैं, जो धरती हिलती है ना, तो उसे वो बहुत पहले क्या कर लेते हैं, भाप लेते हैं, ठीक है। ये फैक्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूं। और मैं तो एलिफेंट्स क्या करने लगते हैं उस समय, एलिफेंट्स और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करने लगते हैं, सिग्नल देने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो ये हमने 2004 के टाइम पे भी देखा था कि कोस्टल एरियाज में जो एलिफेंट्स थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए तो वो विचलित से हो गए थे कि यार
कुछ गड़बड़ होने वाला है इस तरह से, ठीक है। ये देखो अब इंडियन ओशियन वर्सेस पैसिफिक ओशियन। अब एक चीज ये भी है कि हमारे यहां इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, सुनामी जब आई तो उसके पीछे कारण है, हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन में सुनामी आना उतना मतलब कह सकते हैं कि ज्यादातर सुनामी इंडियन ओशियन में नहीं देखी जाती है। तो बोलोगे कहां देखी जाती है, तो पैसिफिक ओशियन में सुनामी देखी जाती है। अब इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन क्या है, तो देखो यहां पे बताते हैं। ये इंडियन ओशियन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अब यहां ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद में इधर अमेरिका, ये जैसे अमेरिका है मान लो, ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो पूरा ओशियन है इसे कहा जाता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये देखो यहां पे आते हैं हम। अब ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला जो पूरा ओशियन है ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। इधर और आ जाओगे तो इधर इंडिया है यहाँ पे, क्लियर। तो अब क्या होता है अगर कंपेयर करो इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडियन ओशियन वर्सेस पैसिफिक ओशियन, तो सुनामी आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पैसिफिक ओशियन में ज्यादा है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे जो प्लेट बाउंड्रीज है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ध्यान है ना आपको कि अर्थ जो है तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मोल्टन मैग्मा के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अब जो बाउंड्री रहेगी, मैंने आपको पहले बताया था कि बाउंड्री वाले एरिया पे डिस्ट्रक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह आए तो, या फिर कह लीजिए किसी प्रकार से क्या होता है सुनामी भी आई, तो वो कहां से ओरिजिनेट होगी, जहां बाउंड्रीज होगी। अब ये वाली जो पूरी एरिया है जिसे रिंग ऑफ फायर लिखा है, तो यहां पे क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज के साथ साथ में क्या है, यहां पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं प्लेट्स के। तो ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव बन जाता है। मान लो थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई है तो यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यहां पे अर्थक्वेक हो गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और इसी कारण से जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, जापान में बहुत सारी सुनामी आती है, ठीक है। लेकिन इंडियन ओशियन क्या है, फिर भी थोड़ा सा स्टेबल जोन है क्योंकि यहां पे उतनी प्लेट बाउंड्रीज नहीं है। ये तो रिंग ऑफ फायर बोला इसीलिए इसी को, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने अगर देखा तो इंडियन ओशियन में उतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी कि सुनामी यहां कहां ही आएगी, इस तरह से सोचते थे लोग। लेकिन जब सुनामी आई तो काफी डिस्ट्रक्शन किया उसने। फिर क्या है, सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन दी लास्ट सेवरल 100 ईयर्स, ठीक है। कुछ 100 सालों तक ऐसी सुनामी आई ही नहीं थी। जब ये सुनामी आई तो इसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। आपके मन में सवाल, रीजंस क्या है, तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जैसे मैंने बताया लोग सोचते थे इंडियन ओशियन में तो आएगी नहीं, तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, देखते नहीं थे कि क्या कहीं कुछ समुद्र में कितनी हलचल हो रही है, उस चीज को देखा नहीं जाता था। दी अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम उतना खास डेवलप करके नहीं रखा था। एंड नॉलेज अमंग दी कोस्ट डिवेलपर्स ऑफ इंडियन ओशियन। उसके बाद में देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा सुनामी का, सबसे ज्यादा कहते हैं अगर इफेक्ट पड़ा तो वो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे थे, जो फिशरमैन वगैरह थे, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। और उन्हीं लोगों को अगर आप ट्रेन कर देते, उनको सिखा देते कि सुनामी वाली सिचुएशन में क्या हो सकता है, कैसे बचना है, कैसे भागना है, तो आप शायद बच जाते, उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो एक कारण यह भी रहा था कि इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज अमंग दी कोस्ट डिवेलपर ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये सारी चीजों की कमी के कारण क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ हमारा 2004 की सुनामी में। आगे समझिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और ये सारी चीजें। अच्छा एक चीज और बताता हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो ट्राइब्स रह रहे थे तो वो ट्राइब्स बच गए, पता है, मतलब उतना नुकसान उनका नहीं हुआ। बाद में जब एनालिसिस किया गया, जब बाद में दूसरी चीजें रिपोर्ट्स वगैरह आई तो ऐसा पता लगा कि वहां पे लोग बच गए। तो कारण उसके पीछे क्या था कि उनके पास में कह सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज था कि कैसे सुनामी आती तो किन चीजों का प्रिकॉशन लेना है, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकते हैं, तो वो सारा सब कुछ रहता है। जैसे अगर देखा जाए द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी, सुनामी आने वाली है उसका उससे पहले का एक इंडिकेशन क्या होता है, रैपिड विड्रॉल, रैपिड विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम कोस्टल रीजन, ठीक है, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम दी कोस्टल रीजन। सुनामी जब आएगी ना तो जैसे ये कोस्ट है तो कोस्ट से पानी पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप क्या कहते हैं कि विजुअलाइज करो, देखो यहां पे देखो तो समझ में आएगा आपको। अब मान लीजिए यहां पे क्या होता है, ये हाँ यहां से स्टार्ट होगा। अब हमारा जरा एनिमेशन फिर से स्टार्ट हो, उसके बाद में आपको बताएंगे। ये वेव्स उठी हैं, अगर मान लो अर्थक्वेक के बाद में वेव्स उठ रही है, पानी पीछे जाता है, पानी पीछे क्यों गया वो भी बताऊंगा। और पानी पीछे जाता है उसके बाद में बहुत पीछे से फिर वेव्स उठ के वापस सुनामी बन के आती है, इस तरह से, ठीक है। तो अब समझो जरा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो
वेव्स यहां बहुत बड़ी बनने वाली है, यहां वेव्स बड़ी अभी छोटी छोटी नॉर्मल वेव्स चल रही है ये, ठीक है, ये छोटी नॉर्मल वेव्स चल रही है। अब वेव्स को बड़ा बनना है अगर, तो ये वाला पानी पूरा पीछे जाएगा और फिर यहां से एक बड़ी वेव बनेगी ना, तब जाके तो पानी आगे आएगा। तो वही पूरा कहानी रहती है, वही पूरा खेल रहता है कि एक जो अर्ली इंडिकेशन रहता है सुनामी का, तो अर्ली इंडिकेशन क्या रहता है कि वेव्स जो है तो वो पीछे खिसक जाएगी और फिर यहां से एक बड़ी वेव बन के आएगी। तो ये एक नेचुरल इंडिकेशन है। बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, एक मूवी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस मूवी में ऐसा सीन है कि कोस्ट एरिया पे जितने भी लोग खड़े रहते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो मिरेकल हो गया, एक तरह से पानी पीछे जा रहा है, समुद्र का वाटर लेवल कम हो रहा है, लोग खुश होने लगे कि समुद्र का पानी कम हो गया, जमीन बढ़ गई। और फिर समझ में आता है कि पानी जो पीछे गया है तो अब ये बड़ी सी सुनामी बन के आगे आएगा। आया ना समझ में? तो ये एक इंडिकेशन है, उससे लोगों को सीखना चाहिए। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम। क्लियर? यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।